हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान का पहला पार्ट भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हम लोग कवर करेंगे अपनी घटना चक्र की बुक से। देखिए, पेट के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, उसी को हम लोग तेजी से रिवीजन करेंगे। और अभी तक जिसने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट लाइन पे कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। कोई भी वस्तु है वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। यह कहाँ पर बताया गया है? न्यूटन के प्रथम नियम में बताया गया है। अब आगे चलते हैं, दूसरे रो पे क्या लिखा हुआ है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो किस पुस्तक में जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया? तो प्रिंसिपिया पुस्तक। ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय दोनों नियमों के योग से। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है और तीसरा नियम है, इन दोनों के मिश्रण से कौन सा कौन सा नियम निकल करके आता है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियमों के योग से निकल कर आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जो पिंड होता है वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यह किस नियम के कारण? जड़त्व के नियम के कारण। अब आगे देखते हैं। देखिए, आवेग का सूत्र इसमें दिया हुआ है कि आवेग बराबर होता क्या है? तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल। इसी को संवेग परिवर्तन कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसको कहा जाता है? किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में और घूमते हुए लट्टू में कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा। किस किस में? एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है कि बंदूक से दागी गई गोली में कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तोप से छोड़े गए गोले में कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में भी कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है? क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर अगर की जाती है तो परिणामी बल की क्या होता है? शून्य होता है। आप ही समझ लीजिए, ये जैसे कोई बॉल है। अब इसमें एक तरफ से आप यहाँ से खींच रहे हो, बराबर बल लगा रहे हो, दूसरी तरफ से उतना ही बल दूसरा व्यक्ति, आप मान लीजिए ए हो, ये इधर बी है, तो दोनों उतना ही बल दोनों तरफ से लगा रहे हैं, तो उसमें जो परिणामी बल होगा वह शून्य होगा, क्योंकि जितना बल आप लगा रहे हो उतने बल ये भी लगा रहा है, तो वस्तु वहीं पे स्थिर रहेगी। अब देखते हैं आगे। गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। कौन सा नियम? प्रथम नियम। किसकी व्याख्या करता है? जड़त्व की व्याख्या करता है। वोल्ट मीटर द्वारा या वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। ये जो वोल्ट मापी होता है इसके द्वारा क्या मापा जाता है या नापा जाता है? विभवांतर नापा जाता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक, तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है, तो वो होता है एंगस्ट्राम। एनीमोमीटर का उपयोग पवन के वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो पवन के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप बताओगे एनीमोमीटर का। अब आगे देखते हैं। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियां हैं।
जैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि शक्ति और ऊर्जा ये किस प्रकार की राशियां हैं, अदिश हैं या सदिश हैं, तो आप जवाब दोगे अदिश राशियां हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई किसी विशेष दिशा में गतिशील कोई एक वस्तु है, वह किसी विशेष दिशा में गतिशील है। अब अगर हम उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा आपको देख लीजिए। कैरेट सोने की शुद्धता की माप करता है। ये जो कैरेट होता है ये इसका क्या काम है, इसका काम है सोने की शुद्धता नापना। तो जैसे आप लोग सुनते होंगे 16 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, तो ये उसकी शुद्धता, जितना अधिक कैरेट होगा उतना अधिक शुद्ध सोना होगा। अब हम देखते हैं आगे। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। बार जो है वह किसकी इकाई है, बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तो फायरिंग करते समय या करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है, तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके अनुसार पीछे की ओर धक्का मारती है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जब तोप से या बंदूक से फायर करते हैं तो आप समझते होंगे कि आपको पीछे की तरफ धक्का लग रहा है। तो यह किस नियम के अनुसार है, क्रिया प्रतिक्रिया या न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार है। अब देखिए आगे। एक फैदम का मान 6 फीट या 1.8288 मीटर के बराबर होता है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फैदम का मान क्या होता है, तो या तो 6 फीट ऑप्शन में होगा या तो ये दिया होगा मीटर में। अब हम लोग आगे देखते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, भौतिक राशियों के लिए क्या जरूरी है, परिमाण और दिशा। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वेग, बल और त्वरण। ये भौतिक राशियां हैं, इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अदिश राशियां। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय। इनमें क्या नहीं होता है, इनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। और भौतिक राशियों के लिए क्या जरूरी है कि परिमाण और दिशा दोनों होना जरूरी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रो पे। तो इसमें लिखा हुआ है किसी सदिश का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सदिश है तो उसका मान क्या धनात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऋणात्मक वो भी हो सकता है, व शून्य भी हो सकता है। मतलब तीनों हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकते हैं। अब देखते हैं आगे। चंद्रमा का जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताया गया है। जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय मान होता है वही पृथ्वी पर गुरुत्वीय मान के 1/6 के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे। यहां दिया हुआ है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है तथा ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। किसका किसका, ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्री बल से अपने भार को संतुलित कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप साइकिल चलाए हो कि नहीं चलाए हो, उसमें आप जब कोई मोड़ आ जाता है तो आप मोड़ के विपरीत दिशा में झुक जाते हो, किस लिए, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए।
तो ये जो बल लग रहा है, तो इस बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल। अब देखिए आगे, अभिके अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है उसकी दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय बल, इसको इस सूत्र के द्वारा समझा जा सकता है, mv² अपान r के बराबर होता है। ये जो अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है? mv² अपान r के बराबर होता है, जहां m जो है द्रव्यमान है, v वेग है, r त्रिज्या है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर होता है। किसका? जड़त्व आघूर्ण का एसआई मान। अब देखते हैं, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? वृत्ताकार मार्ग है, उस पर कोई कण अगर गतिशील है तो वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है। यह इसकी परिभाषा है। आगे देखते हैं, तो अब इसमें दिया हुआ है, किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य, इसका सूत्र क्या होता है? तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब आगे देखते हैं, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब एक विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचरित होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। अब ये कौन कौन से हैं? पहला हो गया मीटर, दूसरा किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला तथा मोल। इन 7 मात्रकों को एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों के अंतर्गत रखा गया है। विद्युत जनित्र या इसको जनरेटर भी कहा जाता है। हम लोग जो है विद्युत जनित्र ना बोलकर इसको जनरेटर बोलते हैं, ये इंग्लिश का शब्द है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करता है। मतलब इसका क्या हुआ? आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो जनरेटर होता है तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इससे क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। जब आपके यहाँ लाइट चली जाती है तो आप जनरेटर चला देते हैं और आपके पूरे घर में फिर से लाइट आ जाती है। तो इसका कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। आपसे इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कोई घड़ी है, अगर उसके लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल ऑप्शन आपको 4 दे देगा, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप क्या बताओगे? बढ़ जाएगी या बढ़ जाता है। अगर उसके लोलक की लंबाई आप बढ़ा दोगे तो उसका जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। स्प्रिंग को अपनी लंबाई, अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई स्प्रिंग है तो वह अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ या प्रत्यानयन बल कहते हैं। जब कोई स्प्रिंग है उसको जो है खींच दिया जाता है, फिर वह अपनी पुनः स्थिति में आती है, तो उस जो ये बल कार्य कर रहा है तो उस बल को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ या प्रत्यानयन बल कहा जाता है।
अब प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब क्या हुआ? कोई वस्तु है तो आप जैसे कोई स्प्रिंग है उसको आपने बढ़ा दिया तो आप उसको कितना तेज खींच रहे हो, वो उसका विरोध कर रही है। इसी वजह से जहां आपने खींचना थोड़ा सा छोड़ दिया तो वह अपनी स्थिति में आ जाती है। ये कौन सा बल होता है? विरूपक बल होता है। इसी के द्वारा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है वस्तु। अब आगे देखते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई या इसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। किसका? वेग में परिवर्तन की दर की इकाई क्या होती है? यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस प्रणाली में। अब देखते हैं आगे, घनत्व तो वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये घनत्व जो होता है यह कैसी राशि है? भौतिक राशि है। इस पर मात्रा में वृद्धि, अगर इसकी मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे देखते हैं, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसका नियम? जड़त्व का नियम। यहाँ पे दिया हुआ है, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य करते हैं। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसकी जो कार्य करने की दर होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? शक्ति या सामर्थ्य कहेंगे। अब आते हैं हम लोग आगे, और वो जो शक्ति का सूत्र है ये क्या होगा? जैसे आपको फार्मूला पूछ लिया जाता है कि इसका सूत्र क्या होगा, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो इसको हम लोग जो है शक्ति को P से डिनोट करते हैं और कार्य को W से और समय को T से। तो इसका सूत्र क्या हो गया? P बराबर W/T। अब आगे देखते हैं, थर्मामीटर, इससे क्या काम होता है? आप लोग अक्सर देखते होंगे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर का यूज होता है। इससे क्या मापा जाता है? तापमान। जब भी आपको बुखार होगा तो इसका यूज जरूर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन में कितना होता है? इसमें यहाँ बताया गया कि अगर 100 डिग्री तापमान है सेल्सियस में तो उसको केल्विन में 373 केल्विन कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ? 100 डिग्री इक्वल, ये सेल्सियस में है, बराबर कितना हो गया? 373 केल्विन। अब आगे देखते हैं, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। इकाई को आप लोग यूनिट भी बोलते हैं। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य संसंजन बल होता है। द्रव जो होता है उसमें जो पृष्ठीय तनाव के कारण अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? संसंजक बल होता है। संसंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, किस प्रकार के? एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में कार्य करता है। कौन सा? संसंजन बल। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रकृति है जिससे द्रव जो होता है वह अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इसी का परिणाम यह होता है कि आप जो है सुई को अगर डालते हैं तो वह तैरती रहती है। तो किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। आप देखते होंगे तेल की बूंद अगर आप पानी में डाल दीजिए तो ऊपर तैरती रहती है। किस बल के कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वह तैरती रहती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पृष्ठीय तनाव द्रव की वह प्रकृति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल क्या करने का प्रयास करता है? न्यूनतम करने का प्रयास करता है। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है।
क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ? आप लोगों से वैसे अगर पूछा जाएगा तो बच्चों वाला सवाल है कि बर्फ का टुकड़ा अगर किसी जो है पानी में डाल दिया जाए तो क्या उसका आयतन उतने बना रहेगा? स्तर जो रहेगा, जैसे मान लीजिए 5 लीटर का ग्लास है तो 3 लीटर उसमें पानी भरा हुआ है, उसी में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है, तो क्या हुआ है जो स्तर है 3 लीटर से ऊपर आ जाएगा या वही बना रहेगा? तो सब लोग तो यही बताएंगे कि भाई बर्फ पिघलेगी तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसका स्तर वही बना रहेगा। यह किसके कारण होगा? क्योंकि जो बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। अब हम लोग आगे आते हैं। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज का जो उत्प्लावन बल का सिद्धांत है उसी में ये बताया गया है कि वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है क्या? उत्प्लावी बल। पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ठोस होता है तो अगर उसको तोड़ा जाता है या पिघलाया जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, लेकिन बर्फ में यही उल्टी स्थिति होती है, वो और सिकुड़ जाती है। ठीक है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। जैसे आप चेक करिएगा कि अगर कोई भी ठोस है उसमें अगर अशुद्धियां बहुत सारा, जैसे सोना है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिला दी जाए तो उसका गलनांक तो कम हो ही जाएगा। उसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर ज्यादा अशुद्धियां हैं तो वो बहुत मजबूत हो जाएगा और वो जल्दी से टूटेगा नहीं, ये उसका गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पारा शीशे को नहीं भिगोता क्योंकि इसका ससंजक बल आसंजक बल से अधिक होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि पारा जो होता है, अगर पारे में शीशा को डाल दिया जाए तो वह भीगता नहीं है। यह क्यों नहीं भीगता है? कि इसका जो पारे का ससंजक बल होता है आसंजक बल से अधिक होता है, इसी वजह से पारा शीशे को नहीं भिगोता है। जल में किसी डिटर्जेंट डिटर्जेंट मतलब साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या अगर जल में आप किसी साबुन को मिला देंगे तो उससे उसमें क्या परिवर्तन होगा कि उसका जो पृष्ठीय तनाव होगा वह कम हो जाएगा। संवहन संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का जो संचरण होता है अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 4186 जूल प्रति किलोग्राम होता है। क्या? ये जो पानी होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसमें इसका मान भी दिया हुआ है कि कितने पे कितनी होती है। किसी वस्तु के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए ऊष्मा की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। कोई भी पदार्थ है उसका तापमान, उसकी मात्रा 1 ग्राम हो गई और उसका तापमान आपको कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है या होती है। संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाती है। संघनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है? संघनन प्रक्रिया द्वारा।
ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की जो अवस्था होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पे कि कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है शुद्ध जल का क्वथनांक। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। मतलब क्या हुआ, शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती हैं, क्योंकि जब उसमें पानी जाएगा और वो जम जाएगा तो इसकी वजह से जो पाइप होगा तो वह फट जाता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ, जैसे बिजली है तो बिजली अगर आकाश में चमकेगी या गर्जन होगा तो पहले चमकना जो है दिखाई देगा कि उसकी जो गरज होगी वो पहले आ जाएगी या सुनाई पड़ेगी। तो इसमें उत्तर होगा कि जो चमक है, बिजली की चमक, क्योंकि प्रकाश का वेग गति की प्रकाश की जो गति होती है वह ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए हमको चमकना पहले दिखाई देता है, बाद में हमको गरजना सुनाई पड़ता है। ये किसकी वजह से होता है कि ध्वनि की जो गति होती है वो प्रकाश की गति से कम होती है। किसी दर्पण में परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तो इसको आप लोग रट लीजिएगा या ध्यान रखिएगा। किसी दर्पण में परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। अब देखिए अगला, तरंग का आयाम बदल जाता है। कब बदल जाता है? तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखते हैं, कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिक जितना विस्थापित होता है उसे क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। कोई पिंड है वह अपनी मध्य जहां जिस स्थिति में है उस स्थिति से अधिकतम, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पहुंच गया, मतलब अधिकतम जो इसकी स्थिति होनी चाहिए वहां पर पहुंच जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। कोई भी वस्तु है उसको जब अपना एक कंपन पूरा करता है तो वो जो समय होता है पूरा करने में तो उसको क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यही जो यहाँ पे समय हमने देखा है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। अब एक आवर्तकाल में तरंग के द्वारा, कोई तरंग है ये ए बी सी कुछ भी, लेमडा कुछ भी आप दे सकते हो, इसके द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। कितने समय में? एक आवर्तकाल में। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा आवृत्ति। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इसका सेकेंड पार्ट बनेगा तो उसमें हम लोग जो है भौतिक विज्ञान को पूरा कर देंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिस मिल सके जब भी वीडियो अपलोड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।